आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, वैसे तो ये दो डिफरेंट चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कनेक्टेड भी है। खास बात ये है कि जो चैप्टर है वो जेईई में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये चैप्टर छोटा भी है, आसान भी है, और चूंकि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री में भी आता है। तो अगर एक चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं फिजिक्स में, तो अपना केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और इसलिए ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का बन जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशन लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने कुछ एजम्पशन लिए थे। एजम्पशन लेकर क्या करते हैं कि जो जैसे वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लिक्विड था, लिक्विड को हमने आइडियलाइज कर दिया, और आइडियल लिक्विड के लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। जैसे हमने वहां पर एजम्पशन लिया था कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड जो होता है नॉन विस्कस होता है। ये सारे एजम्पशन लिए थे वहां पर। वो सेटिस्फाई करने वाला जो लिक्विड होता है ये एजम्पशंस को, उसको हम लोग आइडियल लिक्विड कहते हैं। वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो गैसेज हैं उनको आइडियलाइज कर देंगे, यानी हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे, वो एजम्पशंस को सेटिस्फाई करने वाले जो गैसेज हैं उनको हम लोग आइडियल गैसेज कहते हैं, और आइडियल गैसेज के लिए ही ये जो सारी थ्योरी है वो पढ़ी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं एजम्पशन से। पहला एजम्पशन ये है कि किसी गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, है ना। तो जो पहला एजम्पशन है वो ये है, all the molecules of a gas are identical and perfectly elastic। ठीक है, ये एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा फैक्ट हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, ये जरूरी नहीं कि सारे इलास्टिक होंगे, लेकिन हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे और सारे परफेक्टली इलास्टिक होंगे। ठीक, दूसरा एजम्पशन ये है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी कंटेनर के अंदर, उनका जो टोटल वॉल्यूम होता है कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules is negligible with respect to volume of container। मतलब जिस कंटेनर में ये गैस रखा गया है उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, जो थर्ड एजम्पशन है वो ये है कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स वॉल के बीच में, वो सारे जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। all the collisions between two molecules or between molecule and wall of container are elastic। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन में कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, तो कह सकते हैं कि सो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules remains constant। हम लोग बात कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है। फोर्थ एजम्पशन ये है कि इनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज कंप्लीटली रैंडम, है ना। इनका जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, इधर उधर रैंडम होता रहता है। फिफ्थ एजम्पशन ये है कि जो कोलिजन का ड्यूरेशन है, चाहे मोलिक्यूल मोलिक्यूल कोलिजन हो या मोलिक्यूल वाल का कोलिजन हो, वो ड्यूरेशन बहुत ही स्मॉल होता है। ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन्स is very small। ठीक, ये हो गया 5 एजम्पशन हो गए। अब आते हैं 6th एजम्पशन पे। 6th एजम्पशन ये कहता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स या मोलिकुलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, मोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी ना। तो 6th एजम्पशन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोलिकुलर फोर्स आर नेग्लिजिबल बिटवीन मोलिक्यूल्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मोलिकुलर फोर्स ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जहां जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो हमने यहां पर एजम्पशन क्या लिया कि ये दोनों फोर्स एक तरह से गायब हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब ये फोर्स ही नहीं होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो ये कहा जा सकता है सो पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी एनर्जी होती है इनके पास वो सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो 7th एजम्पशन ये हो गया कि टोटल एनर्जी ऑफ गैसियस molecules is in the form of kinetic energy only। मतलब जितनी भी एनर्जी होती है इनके पास वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक। और 8th एजम्पशन ये होता है कि कंटेनर के किसी भी पार्ट में, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर और डेंसिटी जो है वो इक्वल होते हैं। प्रेशर एंड डेंसिटी एट एवरी पार्ट ऑफ a container are equal। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेनर है
कंटेनर के इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं डेंसिटी के बारे में कि इस पॉइंट पर जितना डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। ठीक है, तो ये दो ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कोई भी जो है वो चेंज नहीं होता है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गैसेज ये सारे एजम्पशंस को सेटिस्फाई करते हैं उनको आइडियल गैसेज कहा जाता है, और इन्हीं आइडियल गैसेज के लिए जो है हम लोग इस चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ते हैं। तो कहते हैं गैसेज सेटिस्फाइंग these assumptions are known as ideal gases। आइडियल गैसेज। और ये जो भी चैप्टर है इस चैप्टर की सारी थ्योरी आइडियल गैसेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के बारे में। एक्चुअली में मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है वो जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस ग्राफ से कुछ क्वांटिटीज डिफाइन किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा आरएमएस वेलोसिटी होता है, एवरेज स्पीड होता है, मोस्ट एवरेज स्पीड होता है, ये सारे जो है इस ग्राफ से डिफाइन किए जाते हैं। और इसलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। हालांकि इस ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो जेईई में नहीं आने वाला, लेकिन हो सकता है देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली में जो मैक्सवेल का इक्वेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हो सकता है कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन जो इक्वेशन होगा बहुत आसान सा दे दिया जाएगा। हमें सिंपल सा इक्वेशन दिया जाएगा और वो सारी क्वांटिटी डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा जो इस ग्राफ से या इस इक्वेशन से डिराइव करते हैं, है ना। जैसे कि आरएमएस स्पीड जो है या एवरेज स्पीड है हम लोग इस ग्राफ से डिराइव करते हैं। और एक्चुअली में जेईई में हो सकता है कि एक सिंपल सा इक्वेशन दे दिया जाए, सिंपल सा ग्राफ दे दिया जाए और उसमें से हमें आरएमएस स्पीड और मोस्ट एवरेज स्पीड ये फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग तभी कर सकते हैं जब यहां पर हम लोग समझेंगे कि इस ग्राफ से एक्चुअली में कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो मैक्सवेल का इक्वेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये कई सारे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। इसमें आप देखेंगे कि जो v है ये तो हो गया स्पीड, t है टेम्परेचर, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और m जो है एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये सारे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है ये वाला टर्म। ठीक, अब हमें ये समझना है कि ये जो ग्राफ है इसमें ये एन वी क्या है और ये वी क्या है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि स्पीड रखा गया है और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर एन वी रखा गया है। इसको सिंपल टर्म में लोग कहते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज ए फंक्शन ऑफ वी। लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, इस टर्म का, वो यहां से आता है। ये कहा जाता है कि ये dN/dV है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड रेंज, ये बताता है ये वाला टर्म, और जिसको कि हम लोग इस तरह से इक्वेशन से लिखते हैं। तो ये जो dN/dV है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। dN/dV का मतलब बताया कि इट इज नंबर ऑफ molecules per unit speed range। ठीक है, अब पर यूनिट स्पीड रेंज का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे ये ग्राफ है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो वेलोसिटी है या स्पीड है ये है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है ये है 65, यहां पर 65 हो गया। तो कहने वाला आदमी ये कह सकता है कि 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर है 65। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये हुआ। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, जैसा कि यहां पर बताया गया, तो एक्चुअली में ये जो 65 मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली 100 से नहीं चल रहे हैं, बल्कि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो कि 100 से कम और 100 से थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से चल रहे होंगे। कितना से? तो ये 100 के 0.5 आगे और 0.5 पहले। देखेंगे कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला, ये 1 यूनिट का जो है वो रेंज दिखा रहा है। मतलब अगर बीच वाली लाइन जो है मैं 100 कहता हूं, तो ये वाली जो लाइन है ये होगा 99.5 और ये जो लाइन है ये होगा 100.5। तो 99.5 और 100.5 के बीच में जो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड का है। तो कहने का मतलब ये है कि 65 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे 100 से नहीं चल रहे होंगे। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो 99.5 से भी चल रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 99.6 से भी चल रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 100.1 से, 100.2 से, 100.4 से चल रहे होंगे। यानी ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड, इसके बीच में किसी भी स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स को इसमें काउंट किया हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट स्पीड रेंज। यूनिट स्पीड रेंज लिया गया है, 1 मीटर पर सेकेंड का रेंज लिया गया। उस रेंज में जितने भी स्पीड आएंगे वो सारे स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स को यहां पर रखा गया है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में ये है, लेकिन सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे कि 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना था, 65। सिंपल ऐसे समझा जाता है। ठीक, तो अब जैसे इस ग्राफ में ये जो क्वांटिटी हमने समझ लिया, अब इसमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। एक टर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये कहा जाता है कि वो स्पीड है जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं। जैसे देखेंगे कि ये जो पीक है ना, ये पीक है, तो ये पीक के पास ये मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि n की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होगी यहां पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे होंगे, इस वाले स्पीड से। तो ये जो पॉइंट है, ये मतलब ये जो वेलोसिटी होगी, इस स्केल पर वेलोसिटी रखा गया है, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। तो इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कि इट इज स्पीड with which maximum number of molecules travel। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है उस ये जो इक्वेशन दिया है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ से निकालते हैं, है ना। हालांकि ये सिलेबस, ये जो टॉपिक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसलिए मैं डायरेक्ट जो है इसका रिजल्ट बताता हूं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √2kT/m, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू t, और नीचे जो हो गया m इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया। अब ये k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गैस कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो 2 ये वाला जो टर्म है ये हो गया गैस कांस्टेंट के इक्वल इंटू टी
डिवाइडेड बाई, ये देखेंगे स्मॉल m जो है वो एक मोलकुल का मास है, एक मोलकुल का मास है, और Na क्या बताता है, 1 मोल मोलकुल का नंबर बताता है, एक मोल में कितने मोलकुल्स होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलकुल्स होते हैं, है ना। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलकुल्स का जो मास होता है उसको हम लोग मोलिकुलर वेट कहते हैं। तो m मतलब एक मोलकुल का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर जो है ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है उसको कुछ इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो एक्सप्रेशन है इसमें t को हमेशा हमें केल्विन में रखना चाहिए, ये जो कैपिटल M जो है इसको हमें किलोग्राम में रखना चाहिए, और जो R है गैस कांस्टेंट उसको 25/3 रखा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, इसको हमने दो तरीके से लिखा, 2kT/m, और दूसरा तरीका से क्या लिखा, 2RT/M। यहां पर जो T है ये टेम्परेचर है और इसको हमेशा केल्विन में रखना है, ये ध्यान रखना है। जो R है ये है गैस कांस्टेंट, इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें रखना पड़ेगा 25/3, जो कि SI यूनिट में होगा। कैपिटल M है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, इसको हमेशा किलोग्राम में रखना चाहिए SI यूनिट में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्मॉल m है ये होता है मास ऑफ 1 मोलिकुल, मतलब गैस के सिर्फ एक मोलिकुल का मास इतना होता है, इसको भी केजी में रखा जाना चाहिए। और जो k है इसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, है ना, ये होता है। अच्छा, अब जो है ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एवरेज निकालने का तरीका ये है कि जितने भी मोलिकुल्स हैं सबके स्पीड को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर n मोलिकुल्स हैं सबके स्पीड को ऐड करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि स्पीड जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगा। तो एक तो ये हो गया, और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ना। इस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ना, स्पीड जो है या n जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो तो VDN डिवाइडेड बाई DN। एक्चुअली में देखेंगे कि VDN क्या बता रहा है, जैसे DN क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोलिकुल्स में चेंज हो गया, मतलब 5 मोलिकुल्स हैं, पांचों V स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या करेंगे 5 बार वो स्पीड जो है ऐड करेंगे। तो जैसे यहां पर ऐड किया हुआ है, तो उसी लिए ये टर्म आ रहा है VDN, और डिवाइडेड बाई DN का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स आएगा, है ना। तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर डिस्क्रीट फॉर्म में अलग अलग मोलिकुल्स का स्पीड दिया है तो, अदरवाइज कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इंटीग्रेशन वाले तरीके से निकालेंगे। और जो मैक्सवेल का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जब हम लोग ये, चूंकि ये कंटिन्यूअस इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन से जब एवरेज स्पीड निकाला जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 8 kT
बाई पाई एम, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8RT डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल एम। यहां भी जैसे K है स्मॉल m है, कैपिटल R है तो कैपिटल M है। जैसे वहां पर देखेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था तो एक मोलिक्यूल का मास रखा था, गैस कांस्टेंट रखा तो मोलिकुलर वेट रखा, वैसे ही यहां भी है ना। तो ये जो है ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आप इसको पूरे को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एवरेज स्पीड इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं और ऐसे भी निकालते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये भी वही वाली वैल्यू बताएगा जो यहां से आया है। अच्छा, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेक्टर फॉर्म में है, तो सारे मोलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ऐड करेंगे इस तरह से। अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन होता है और ये वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट सर्टेनली निगेटिव होता है क्योंकि कंटेनर के अंदर मोलिक्यूल्स जो है रैंडम हर तरफ चल रहे होते हैं, तो जितने मोलिक्यूल्स, पॉसिबिलिटी ये है कि जितने मोलिक्यूल्स उधर जा रहे होंगे उतने उल्टा भी आ रहे होंगे, और इसलिए ये सारा जो है ऐड करके जीरो हो जाता है, क्योंकि जो मोलिक्यूल्स हैं कुल मिलाकर घूम फिर करके उसी कंटेनर के अंदर ही रहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है, जबकि एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है। ऐसे ही एक और टर्म आता है, हम लोग कहते हैं उसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो जैसा कि इसका नाम है, ये नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। इसको शॉर्ट में आरएमएस स्पीड भी कहते हैं, है ना, आरएमएस स्पीड। तो Vrms निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर ये कहा जाता है कि पहले स्पीड का स्क्वायर करेंगे, जैसे स्पीड का स्क्वायर कर दिया, फिर उसका मीन निकालेंगे। तो मतलब कि जैसे यहां पर स्पीड का मीन निकाला था, यहां पर स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालना, जैसे मैं v1 स्क्वायर लिख सकता हूं, v2 स्क्वायर लिख सकता हूं, v3 स्क्वायर लिख सकता हूं, इस तरह से, है ना, ऐसे vn स्क्वायर, मतलब सारे मोलिक्यूल्स का स्पीड का स्क्वायर किया, फिर उनका मीन निकाला, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो स्पीड का स्क्वायर करके मीन निकाला और फिर रूट लगाना है, ऐसे रूट लगा दिया हमने, है ना। देखेंगे ये जो इसका जो टर्म लिखा है, स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका रूट लगाना है, ये हो गया आरएमएस स्पीड। तो अगर मोलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड दिया होगा तो इस फॉर्मूले से जो है हम लोग आरएमएस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे कि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन से निकालना हो तो क्या करेंगे, स्पीड का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, dn बाई dn का इंटीग्रेशन। जैसे यहां पर हमने इंटीग्रेशन किया था, यहां पर स्पीड का इंटीग्रेशन किया था vdn, यहां पर v के स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का एवरेज निकालना है यहां पर, तो v स्क्वायर dn बाई dn जो है, और फिर इसके ऊपर जो है हम लोग रूट लगा देंगे। तो क्या किया, यहां पर स्पीड का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला ये इंटीग्रेशन करके, और फिर उसके ऊपर रूट लगा दिया, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसकी जो वैल्यू आती है, ये मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके जब निकाला जाता है तो ये आता है अंडर रूट 3kT बाई स्मॉल m, या ये आता है अंडर रूट 3RT बाई कैपिटल M, है ना। तो आरएमएस स्पीड जो है वो इतना आता है। आरएमएस स्पीड का आप देखेंगे तो इसका मेन जो डिफिनीशन है या जो वैल्यू है यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो ये हो गया, और एवरेज स्पीड जो है ये हो गया, ठीक।
एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अपने पास कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे दिया गया हो, जैसे ये मैक्सवेल का इक्वेशन है, बहुत बड़ा सा इक्वेशन है ना, हमें कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे दिया गया हो या हाइपोथेटिकल ग्राफ दे दिया गया हो, तो उससे ये तीन क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग अभी सीखेंगे।